वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वंडरफुल वेडनेसडेज। इस वीक की कंपनी है पेटीएम यानी कि 197 कम्युनिकेशन। ये है हमारा एपिसोड 4। इससे पहले के 3 और एपिसोड्स हैं जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम समझते हैं पेटीएम का बिजनेस मॉडल एंड कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो बंदा जब मैं इसकी स्टार्टिंग में ये सबसे पहले देखती हूँ रेटिंग, तो मुझे बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज मिल रहे हैं। 2 ग्रीन 2 रेड, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। राइट। तो इसको हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस कंपनी में ग्रीन और रेड रेटिंग्स जो है वो किस पर्पस के लिए है। सबसे पहले जब मैं चार्ट को देखती हूँ तो इसका जो लो है अपने 52 वीक हाई से बहुत ज्यादा गिरा है। ये ना ये कंपनी डिविडेंड दे रही है, इसका पीई तो है ही नहीं बिकॉज आई एम अज्यूमिंग इनके कोई प्रॉफिट्स नहीं होंगे एंड इनका ईवी बाय बिट्टा भी इतना नेगेटिव है। तो मैं क्या कंक्लूड करूं? मतलब मेरे को तो इस चार्ट को देख के ऐसा लग रहा है कि छोड़ दो कंपनी। सो यहाँ पर देख के हमें जो मेन पैरामीटर्स दिखते हैं वो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। पी नहीं है, डिविडेंड नहीं है। यहाँ पर सबसे नोटेबल बात यह है कि द स्टॉक इज वेरी क्लोज टू इट्स 52 वीक लो एंड इट हैज फॉलन अ लॉट फ्रॉम इट्स 52 वीक हाई। जो इनकी आईपीओ की प्राइस थी ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग में भी थोड़ा सा लॉस हुआ था कंपनी का एंड आफ्टर दैट द आईपीओ द प्राइस ऑफ द शेयर हैज जस्ट कंटिन्यूअसली फॉलन। सो यहाँ पर हमें सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दिख रही है कि कंपनी हैज फॉलन अ लॉट। We will try and decode कि why the company has fallen in the subsequent parts. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मतलब पेटीएम एक्चुअली क्या क्या करती है। सिर्फ हमें पता है कि हाँ ठीक है, पेटीएम से हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बट आई बिलीव इनका और भी बिजनेस मॉडल्स होंगे। तो किस चीज में है पेटीएम? So पेटीएम has always tried to come up with having a narrative कि ये एक सुपर ऐप है। सुपर ऐप यानी दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ नेटवर्क जहां पर हम कोई भी चीज जो हमें ऑनलाइन एक मोबाइल पे करनी है वो हर चीज हो जाए। जैसे किसी को पेमेंट ट्रांसफर करना है तो वो हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है वो हो जाए, अगर कोई रिचार्ज करना है वो हो जाए। सो दे आर ट्राइंग टू मेक देयर ऐप अ सुपर ऐप जहां पर हम बहुत सारी चीजें जो भी एक मोबाइल पे की जा सकती है वो सारी उनके एक ऐप से हो जाए। सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। उसके अलावा दे आर आल्सो इनटू क्लाउड सर्विसेज, सम पेमेंट सर्विसेज। सो दीज आर ऑल द होस्ट ऑफ सर्विसेज दैट द कंपनी हैज राइट नाउ। ओके। एंड जो जब भी हम मतलब पेमेंट करते हैं, सो देयर इज दिस वॉइस बॉक्स जो आपको बोलती है कि पेमेंट इतने रुपीस, राइट, उसका क्या इनके साथ लिंक है? उससे भी इनको कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है? करेक्ट। सो दैट इज लाइक अ सर्विस दैट द कंपनी इज गिविंग, जहां पर वो पेटीएम का जो साउंड बॉक्स है वो they sell it to the merchants and they also charge a monthly subscription fee for it. So ये एक उनके रेवेन्यू का currently बहुत significant part है and that is something that is doing really well, क्योंकि यहाँ पर उनको ज्यादा मार्केट नहीं करना पड़ा इस प्रोडक्ट को, क्योंकि जब ये प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ उसके बाद से इसकी जो सेल हुई थी वो काफी ज्यादा हुई बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट फ्रॉम अ मर्चेंट पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? क्योंकि उनको मॉनिटर नहीं करना पड़ता कि हर कस्टमर ने आके कितना पेमेंट किया। द साउंड बॉक्स डज इट फॉर देम। ओके, मूविंग ऑन उनकी 5 रेटिंग्स की तरफ, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है एंटरप्राइज। इससे हम ये तो समझ गए कि पेटीएम किस बिजनेस में है, जैसे कि अभी तुमने एक्सप्लेन किया कि उनका क्या क्या बिजनेस रेवेन्यूज है, राइट? पर इनकी कॉम्पिटिशन्स के बारे में हम क्या जानते हैं? सो पेटीएम को एक अर्ली मूवर एडवांटेज मिला था जब उन्होंने 2012-2013 में इस बिजनेस में आना शुरू किया, बट सून यहाँ पर इस इंडस्ट्री में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स अभी आ गए हैं। सो पेटीएम का स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसमें यह है कि दे हैव अ ह्यूज यूजर बेस, दे हैव मोर देन 30 करोड़ कस्टमर्स। So that is like almost one fifth of India's population इनके customers है। So इनका user base बहुत बड़ा है। It is a type of user base that someone like some of the banks would just dream of having. So that is a good point about them. And competition जो है that is eating into a lot of their work. कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से कंपनी को भी बहुत कैश बर्न करना पड़ा है इन ट्राइंग टू डू प्रमोशंस, इन ट्राइंग टू गिव डिस्काउंट्स। सो दैट इज बिकमिंग एन इशू फॉर द कंपनी। यानी कि कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रांग है, करेक्ट, एंड कंपनी का यूजर बेस काफी स्ट्रांग है, लेकिन काफी ज्यादा कंपटीशन इनफ्लक्स होने के कारण कंपनी को काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, करेक्ट। तो बेसिकली हमने इसको इसके मॉडल बेस के ऊपर एंड इसके यूजर बेस के ऊपर एक ग्रीन रेटिंग दी है, करेक्ट। अब हम मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स इंडस्ट्री। हम इस इंडस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं? फिनटेक बोलेंगे हम इसको, करेक्ट। फिनटेक, डिजिटलाइजेशन, ये सारे जो थीम्स है ये बहुत ज्यादा प्ले आउट हो रहे हैं इन द लास्ट डेकेड एंड वी कैन सी कि इसका जो इंक्रीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। The number of Indians having a smartphone 10 years ago and today, इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। एक स्मार्टफोन पे आप जितनी चीजें आज कर सकते हो that was not imaginable 10 years ago. And PTM, a company like PTM is trying to bank on that कि हम जो स्मार्टफोन एक्सपीरियंस है उसको और बेटर करें। We'll try to provide everything to the customer, जहाँ पर they just open their app and they can get everything done by that. तो मतलब हम बात करें कि इंडस्ट्री
ये एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, मतलब जैसे जैसे इन्फ्लक्स बढ़ रहा है स्मार्टफोन्स का, डिजिटलाइजेशन का, तो ऐसी कंपनीज जो है उनके पास एवेन्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग है। दैट इज व्हाई हमने इंडस्ट्री को भी ग्रीन रेटिंग दी है। अब जब मैं गवर्नेंस की बात करती हूँ मंदार, तो गवर्नेंस को हमने एक येलो रेटिंग दी है, उसका क्या रीजन है? सो गवर्नेंस में इनके मेन कुछ इश्यूज ऐसे हैं कि दे हैव बीन गिविंग अ लॉट ऑफ ESOPs टू देयर एम्प्लॉइज, जिसकी वजह से ये गवर्नेंस इशू इसलिए हो जाता है बिकॉज दे आर द एम्प्लॉइज और द टॉप एम्प्लॉइज लाइक विजय शेखर शर्मा आर गेटिंग दोज एट वेरी हाई डिस्काउंट्स। सो एज अ शेयर होल्डर ये गवर्नेंस इशू हो सकता है कि जो शेयर मुझे अभी 500 रुपए में मिल रहा है वो इन टॉप मैनेजमेंट्स को 10 रुपीज 12 रुपीज में एक्सरसाइज करने को मिल रहा है। सो दैट इज अ इशू फ्रॉम अ गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। उसके अलावा इनके कुछ टॉप एग्जीक्यूटिव्स थे पेटीएम के जिन्होंने रिजाइन किया था बिफोर द IPO। सो दैट इज नेवर अ वेरी गुड साइन फॉर यू एज एन इन्वेस्टर। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज जो पेटीएम जैसी कंपनी में है। ओके, ESOPs जिनको नहीं पता, ESOP से बेसिकली हमारा मतलब ये है कि वो स्टॉक एक्सचेंज के ही, मतलब कंपनी के ही स्टॉक्स जो वो अपने एम्प्लॉइज या प्रमोटर्स को देते हैं बहुत ही ज्यादा सस्ते और डिस्काउंटेड रेट में। जैसे कि इस केस में जो ESOPs थे वो दिए गए थे 9 रुपीज पे, हालांकि स्टॉक प्राइस था 2100 रुपीज। तो ये एक बहुत बड़ा गवर्नेंस के लिए, मतलब एक जिसको बोलते हैं अलार्मिंग साइन था। करेक्ट। अब हम गवर्नेंस के बारे में, फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस के बारे में और भी ज्यादा समझेंगे। सबसे पहले मंदार मेरे पास आता है ये प्राइस चार्ट, एंड इसका तो एक डाउनवर्ड रोलर कोस्टर ही चल रहा है, रोलर कोस्टर ऊपर ही नहीं आया। राइट। सो ये कंपनी लिस्ट हुई नवंबर में, उसके बाद लिस्टिंग पे थोड़ा सा लॉस था एंड आफ्टर दैट थोड़ा सा रिकवर होने के बाद द कंपनी हैज बीन कॉन्स्टेंटली ऑन अ डाउन ट्रेंड। सो 2100 रुपीज का जो IPO प्राइस था वहां से अब चल के इट इज नियर 500-600 रुपीज। सो दैट इज द मोस्ट एविडेंट पार्ट है यहाँ पे कि जो प्राइस है वो लगातार गिरते ही जा रहा है। ओके, इसको हम और भी बेटर तरीके से समझते हैं इसके फाइनेंशियल की हेल्थ से। सबसे पहले जब मैं इसका फाइनेंशियल्स का डेटा देख रही हूँ मंदार, तो इसकी सेल्स तो मुझे फिर भी थोड़े बेटर है, इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, एंड इनकी अदर इनकम भी बेटर है, बट इनके एक्सपेंसेस इतने ज्यादा क्यों है? बिकॉज आई बिलीव ये एक्सपेंसेस के कारण ही जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो नेगेटिव है। करेक्ट। सो एक्सपेंसेस में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन अभी रिसेंट क्वार्टर्स में दिख रहा है दैट इज द ESOP चार्ज। दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड, ऑल्दो स्टॉकोमीटर प्लस पे इसके बारे में एक बहुत डिटेल्ड वीडियो है, बट अगर मैं इसको शॉर्ट में बताना चाहूँ देन जो भी कंपनी इंसेंटिव देती है किसी को दैट इज पार्ट ऑफ द ESOP। सो इसका जो कॉस्ट है वो कंपनी के P&L में हमेशा जाता है। सो दैट इज बिकमिंग अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ देयर P&L एंड ऑल्दो दिस इज अ नॉन कैश चार्ज, मतलब इसलिए कोई कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है कंपनी का, बट स्टिल इट इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द कंपनीज आउटफ्लो। सो वो एक रीजन है। एंड उसके अलावा एक असेट लाइट मॉडल है, पेटीएम इज स्टिल ट्राइंग टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर। सो ऑब्वियसली मार्केटिंग, डिस्काउंट्स, ये सारे जो एक्सपेंसेस है वो बहुत सब्सटैंशियल है फॉर पेटीएम। यानी कि जो सेलिंग एक्सपेंसेस है उससे भी कंपनी को, मतलब एक सेलिंग एक्सपेंसेस और ESOP चार्जेस एक ऐसे एक्सपेंसेस है जो कंपनी के लिए नेगेटिव विलेन रोल प्ले कर रहे हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली। ओके, मूविंग ऑन, अगर मैं इसके ईयरली बेसिस के ट्रेंड्स को देखूं तो यहाँ पे भी मेरे को वही ट्रेंड दिख रहा है कि इसकी सेल्स बढ़ रही है एंड इसके जो एक्सपेंसेस है वो भी बढ़ रहे हैं, बट मुझे ये नजर आ रहा है कि जैसे 2018 में जो इसके एक्सपेंसेस थे उसके बाद से, ये रादर 2019 से इसके एक्सपेंसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं। करेक्ट। यानी कंपनी अपने आप को धीरे धीरे संभालने की कोशिश कर रही है। राइट। सो अब तक कंपनी बहुत ज्यादा कैश बर्न कर चुकी है ऑलरेडी, 2019 तक तो बहुत ज्यादा कर चुकी थी एंड उसके बाद से जो लॉसेज है इनके ये थोड़े से कम होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑल्दो देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे फॉर द कंपनी टू बिकम प्रॉफिटेबल, बट लॉसेज कम होना एक थोड़ी बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। एंड कंपनी एक्चुअली इंडस्ट्री इतनी कॉम्पिटिटिव है कि कंपनी हैज टू कॉन्स्टेंटली बर्न, सो वो फिलहाल चल ही रहा है, बट द ओनली गुड पार्ट हियर इज कि लॉसेस थोड़े से कम हो रहे हैं एंड लाइक आई सेड स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो टू बिकम प्रॉफिटेबल। हाँ, यहाँ पे अगर हम देखें तो 2019 में जैसे हमारा नेट लॉस था दैट वाज 4168 करोड़, तो उससे तो कंपनी धीरे धीरे अपने आप को काफी बेटर पोजीशन में रख रही है। नेगेटिव नंबर एक आइसोलेशन में देखना इज नॉट द बेस्ट वे टू लुक किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स। यू शुड ऑलवेज कंपेयर इट विद उसने पहली कैसी परफॉर्मेंस की, एंड अगर वो अपने आप को इम्प्रूव कर रही है तो वो एक कंपनी के लिए अच्छी बात है एंड हमें उस कंपनी को जरूर रडार पे रखना चाहिए। मतलब जब मैं इसकी बैलेंस शीट देख रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि इसका शेयर कैपिटल तो मोर और लेस ठीक है। इतने ज्यादा रिजर्व्स कंपनी के पास। सो रिजर्व्स ज्यादा होने की रीजन सिर्फ एक है, क्योंकि कंपनी एक ऐसे बिजनेस मॉडल में ऑपरेट करती है जहां पर इनको यूजर बेस बढ़ाना है। यूजर बेस बढ़ेगा कैसे? बाय एक्वायरिंग मोर एंड मोर कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए आपको ज्यादा डिस्काउंट्स देने पड़ेंगे। यू हैव टू एंटाइज पीपल टू कम ऑन देयर प्लेटफॉर्म एंड इसके लिए आपको बहुत सारा कैश चाहिए एंड कैश वो लोग देंगे जो इन्वेस्ट करेंगे इस कंपनी में। सो कंपनी के पहले से ही बहुत सारे इन्वेस्टर्स रहे हैं
Ant Financials is a big investor. Apart from that, even Berkshire Hathaway has invested into this company. So ये companies जब invest करते हैं, then they give a premium on the share, and this forms part of the reserves of the company. Okay. And इसकी वजह से reserves जो है वो company के बढ़ रहे हैं. That signifies कि company has been constantly raising funds. एंड इसका रिजर्व से मतलब एक और हम समझते हैं कि अब आप बोलोगे कि यार अगर कंपनी लॉसेस में जा रही है तो कंपनी चल कैसे रही है। तो जब कंपनी के रिजर्व्स इतने अच्छे होते हैं ना, एक्चुअली ये रिजर्व्स ही है कि लॉसेस के बावजूद भी वो कंपनी सस्टेन कर पा रही है एंड वर्क कर पा रही है। तो पेटीएम के लिए ये भी इट इज वर्किंग आउट प्रीटी वेल, राइट। तो आगे अगर हम बात करें इनके फिक्स्ड एसेट भी बहुत डिसेंट है, मतलब और कोई फिगर इतना अलार्मिंग नहीं दिख रहा। करेक्ट। अब आते हैं कैश फ्लोज। कैश फ्लोज की हम जब भी बात करते हैं, पिछली 3 वीडियो में अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपने हमेशा देखा होगा कि हम बात करते हैं कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इनके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के वो पॉजिटिव होनी चाहिए, बिकॉज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमारा मतलब ये है कि उनका कोर बिजनेस कैसा है। एंड इस केस में पेटीएम के कोर बिजनेस को काफी मार पड़ रही है क्योंकि वो नेगेटिव है, जिसके कारण उसका पूरा का पूरा कैश फ्लो नेगेटिव है, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। करेक्ट। मदान, इसकी जो सेल्स ग्रोथ है उससे हम क्या समझते हैं? सो सेल्स ग्रोथ यहाँ पर इनकी अगर हम 5 ईयर का रेशियो देखें देन दैट इज अराउंड 27%, 10 ईयर का इट इज अराउंड 28%. सो दीज नंबर्स एक रेवेन्यू ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं, बट व्हाट रिमेन्स टू बी सीन मेनली इसकी आगे चल के ये बढ़ेंगे या नहीं, बिकॉज पेटीएम अभी जिस लेवल ऑफ रेवेन्यू पे ऑपरेट कर रही है वहां पर दे आर नॉट प्रॉफिटेबल, बट ये प्रॉफिट तभी होगा अगर ये रेवेन्यू ग्रोथ आगे चलते हुए भी सस्टेन कर पाए, बिकॉज एक असेट लाइट मॉडल पे कंपनी ऑपरेट कर रही है. सो इफ दे इंक्रीज देयर रेवेन्यूज एक्सपोनेंशियली दे आर गोइंग टू मेक प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर, बट इट रिमेन्स टू बी सीन कि ये होगा या नहीं. एग्जैक्टली. या आगे वो रेशियोज की बात करें तो इस केस में इसकी रेशियोज इसलिए नहीं है बिकॉज सिंस 2015 कंपनी लॉसेस में जा रही है, तो जब कंपनी का रिटर्न ही नहीं है तो उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे ही हम समझेंगे. तो बिकॉज कंपनी लॉसेस में है इसीलिए उनकी रिटर्न्स की रेशियोज एंड पीई को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, तो उन नंबर्स को देखने का कोई बेनिफिट नहीं है. आगे अगर हम जब शेयर होल्डर्स की बात कर रही हूँ मैं मंदार, ठीक है मुझे समझ में आता है कि फॉरेन प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, पर इसके इंडियन प्रमोटर होल्डिंग भी नहीं है. हालांकि विजय शेखर शर्मा इज द फाउंडर मेंबर, तो उनका भी कुछ शेयर नहीं है. ये मुझे समझ नहीं आया कि इंडियन प्रमोटर शेयर होल्डिंग जीरो कैसे हो सकती है. राइट. सो दिस इज वन कॉमन थिंग दैट एवरीवन सीज इन पेटीएम कि अरे विजय शेखर शर्मा इज द फाउंडर, तो प्रोमोटर कैसे नहीं है. सो द थिंग इज कि विजय शेखर शर्मा करंटली होल्ड्स हार्डली 8 to 9% शेयर्स ऑफ द कंपनी. तो जब कंपनी लिस्टिंग होने वाला था कंपनी का, उसके पहले देयर इज अ रूल ऑफ सेबी कि टू क्वालिफाई एज अ प्रमोटर यू नीड टू हैव एटलीस्ट 20% शेयर होल्डिंग इन द कंपनी. सो विजय शेखर शर्मा उस पॉइंट पे was holding around 14% shares in the company, so technically he was not qualified to become a promoter of the company. Now एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विजय शेखर शर्मा का शेयर होल्डिंग इतना कम हुआ कैसे. So the thing is कि कंपनी फाउंड होने के बाद कंपनी को कॉन्स्टेंटली कैश बर्न करने के लिए फंड रेज करने पड़े, एंड इन ऑर्डर टू रेज द फंड्स कंपनी को इक्विटी देनी पड़ी टू देयर इन्वेस्टर्स. So Ant Financials currently has around 25% shareholding in the company, and even other investors like SoftBank, they also have substantial shareholding in the company. So basically विजय शेखर शर्मा की इक्विटी कम सिर्फ डाइल्यूशन की वजह से हुई है, एंड डाइल्यूशन अभी कम होते होते he only has around 9% equity in the company. अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, एंड फाइनेंशियल्स हैं, विजय शेखर शर्मा तो है ही, अलीबाबा है, मतलब आपको कुछ प्रोमिनेंट नाम दिखते हैं शेयर होल्डर्स जो क्या कहते हैं जिनके पास शेयर होल्डिंग्स है पेटीएम की, एंड वो काफी अच्छे नाम है, जिससे कि ये पता चलता है कि उन बिजनेसेस को भी ऐसे लगता है कि कंपनी के पास पोटेंशियल है, बस शायद कंपनी को थोड़ा टाइम चाहिए अपने आप को रिकवर करने के लिए. जब हम फंड हाउसेस को भी देखें तो फंड हाउसेस भी अपना ज्यादा कॉन्फिडेंस इस स्टॉक पर अभी तक नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज वो भी चाहते हैं कि स्टॉक कुछ तो पॉजिटिव करे जिसके कारण वो इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को आगे करा सके. ओके. एंड डिविडेंड वगैरह की तो बात ही नहीं आती बिकॉज ऑफ कोर्स कंपनी इज नॉट प्रॉफिटेबल. अब लास्ट में सिर्फ क्वेश्चन मंदार ये बचता है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करें. सो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने आईपीओ में अप्लाई किया था, who are still stuck with their investment right now. So यहाँ पर worst thing to do would be कि just think in a way कि अरे मुझे इतना लॉस हो गया है तो मैं अभी बाय कर लेता हूँ तो कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो जाए. बट दैट्स नॉट हाउ यू शुड अप्रोच इट. आपको ये देखना है कि बिजनेस कैसे कर रहा है. बिजनेस को अभी भी प्रॉफिटेबल टर्न होने में काफी टाइम लग सकता है. द कंपनी हैज ऑलरेडी सेड कि उनको एटलीस्ट सितंबर 2023 तक प्रॉफिटेबल होने का टाइम लगेगा. Whether that happens or not is something that we'll have to see. But if you are an investor जिसको रिस्क ज्यादा अच्छा नहीं लगता, then this is not the type of company that you should look to invest in. मतलब एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए तो ये है कि
अगर तो आपको लगता है कि आपकी रिस्क एपेटाइट है, आप होल्ड कर सकते हो, तो आप होल्ड करके रखो उसे, क्योंकि इसके देयर आर गुड साइंस दैट कंपनी विल टर्न प्रॉफिटेबल। लेकिन अगर आप बहुत ही क्या कहते हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो एंड आप चाहते हो कि आपके रिटर्न्स धीरे धीरे बढ़ते रहें एंड यू वांट दोज क्विक रिटर्न्स, तो मैं नहीं कहूंगी बट एटलीस्ट बेटर रिटर्न्स, बिकॉज आपके कुछ गोल्स अटैच्ड हैं उस स्टॉक्स के साथ, तो देन आपको अपनी जो स्टॉक की पोर्टफोलियो है उसको थोड़ा रीबैलेंस करने की जरूरत है। एंड यहाँ पर जितने भी न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि पेटीएम इतना सस्ते प्राइस पे तो मैं जरूर खरीद लेता हूँ। ऐसे कभी भी कंपनी को बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इस तरीके से उस कंपनी में बहुत ज्यादा देर के लिए फंसे रह जाओगे। रेदर आपके पास बेटर ऑप्शंस होंगी और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की जो आपको बेटर रिटर्न दे देंगी। तो जब तक पेटीएम प्रॉफिटेबल नहीं होता, जो तो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको डेफिनेटली वेट करना चाहिए कि कंपनी कुछ बेटर साइंस शो करे। एंड एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स रिस्क एपेटाइट वाले हैं तो आप होल्ड करके रखो, क्योंकि कंपनी का पोटेंशियल जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, बस फर्क इतना है कि उसको थोड़ा टाइम लगेगा। करेक्ट। आई थिंक ये ट्रैक करने के लिए बहुत अच्छी कंपनी है कि कंपनी हर मंथ में अपना एक रिपोर्ट देती है, उनके यूजर्स कितने बढ़े, क्या उनके चेंजेस आए बिजनेस में। सो वो ट्रैक करना एक काफी अच्छा एक्सरसाइज हो सकता है एट दिस पॉइंट। मे बी इन्वेस्टिंग इनटू दिस कंपनी शायद ना हो, बट इट इज अ गुड कंपनी टू ट्रैक। आई होप आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा। बस मैं आपको एक और चीज ये बताना चाहूंगी कि जितनी भी एनालिसिस हम आपको अपने फ्री स्टॉकमीटर प्लस पे दिखाते हैं, ये सिर्फ इस क्वार्टर के लिए है। अगला क्वार्टर आएगा, रिजल्ट चेंज होगा, तो आप इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर अपना डिसीजन मत लें। बार बार हर क्वार्टर में अपने स्टॉक को एनालाइज करें एंड उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करें हमारे स्टॉकमीटर प्लस को, जिसका कोड है AK30, जिससे आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। बने रहिए हमारे साथ और ऐसी वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।